एक ऐसा एनिमे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या डेथ को हराया जा सकता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो डेथ को हराकर जिंदगी के लिए लड़ते हैं, पर इसके लिए आपको गेम ऑफ डेथ खेलना होगा। इस एनिमे का नाम फेटल रूल है और ये एक एक्शन एडवेंचर ड्रामा फैंटेसी एनिमे है जिसे आपका दोस्त यान फेटल एक्सप्लेन चैनल पर स्टार्ट करने जा रहा है। तो हमारे हीरो जीलिंग की कहानी जानने के लिए एंड तक वीडियो में बने रहिए। कहानी की शुरुआत में हम जीलिंग को बाइक चलाते हुए देखते हैं जो किसी बंदे से कॉल पर बात कर रहा था। वो उससे कुछ पैसे मांगता है, पर वो बंदा जीलिंग पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है क्योंकि जीलिंग ने इस बंदे की बात नहीं मानी। जीलिंग को पिछली रेस हारना था, लेकिन वो उस रेस को जीत गया। साथ ही उसने अपने अपोनेंट को हॉस्पिटल पहुंचा दिया और इस मैटर को सॉल्व करने के लिए इस बंदे को बहुत ज्यादा परेशानी हुई। इन दोनों की कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि जीलिंग की ग्रैंड मदर बीमार है और उसे पैसों की जरूरत है, इसीलिए वो रेसिंग करता है। तभी जीलिंग के पास एक अननोन नंबर से कॉल आता है और जैसे ही जीलिंग उस कॉल को पिक करता है, उस बंदे का नाम रुईडू होता है जो जीलिंग को रेस के लिए चैलेंज कर देता है। इन दोनों के ही बीच में एक बैट लगती है जहां पर रुईडू जीलिंग को पैसे देगा और अगर जीलिंग हार गया तो वो अपनी जिंदगी तक इस बंदे को देने के लिए तैयार है। रुईडू एक कार के अंदर है और जीलिंग एक बाइक पर फिर भी जीलिंग रुईडू की शर्त मान जाता है और अब ये दोनों ही अपनी मंजिल की तरफ तेजी से बढ़ने लगते हैं। रास्ते में रुईडू जीलिंग को कुछ डर्टी ट्रिक्स की मदद से हराने की कोशिश भी करता है, पर जीलिंग जैसे तैसे खतरों से बचता हुआ आगे बढ़ रहा था। एक ऐसा मोमेंट आता है जहां पर रुईडू की गलती की वजह से जीलिंग को एक दूसरा रास्ता अपनाना पड़ता है, पर फिर भी वो जैसे तैसे सामने से आ रही व्हीकल से बचता हुआ दोबारा उसी रास्ते पर पहुंच जाता है जहां पर रुईडू है। यहाँ पर रुईडू को पता होता है कि जीलिंग एक बेहतरीन रेसर है, इसीलिए वो अपनी कार की मदद से जीलिंग को रास्ते से हटाने की कोशिश करता है। रेसिंग के दौरान ही अचानक रुईडू के सामने एक ट्रक आ जाता है और वो अपनी कार के तेजी से ब्रेक्स लगाता है। तभी हम पीछे से आते हुए जीलिंग को देखते हैं जो खुद भी ब्रेक लगाता है, पर उसकी बाइक बहुत ही बुरी तरह से उस कार से टकराती है जिससे वहाँ एक तेज ब्लास्ट होता है। इस एक्सीडेंट से जीलिंग बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका है और वो एक गहरी खाई में गिरने वाला है। वो बस मरने ही वाला होता है, पर तभी अचानक उसका एक लॉकेट चमकने लगता है और जीलिंग बेहोश हो जाता है। यहाँ से मेन स्टोरी शुरू होने वाली है, तो जरा गौर से देखिएगा। हम जीलिंग को देखते हैं जो सही सलामत है और उसे खुद भी यकीन नहीं आता क्योंकि कुछ देर पहले तक ही वो मरने वाला था, पर अब वो एक दूसरी जगह पर पहुंच चुका है। तभी जीलिंग देखता है कि उसके हाथ में एक मेटल बैंड आ चुका है। वो उसे निकालने की भी कोशिश करता है, पर वो बैंड उसके हाथ से नहीं निकलता। अब वो आसपास देखता है तो उसे अपने सामने एक वेपन नजर आता है। जीलिंग जैसे ही उस वेपन को उठाता है, वहाँ पर काउंटडाउन शुरू हो जाता है और उस रूम का गेट ओपन होता है। जीलिंग उस रूम के बाहर जाता है और इस फैसिलिटी के अंदर उसे बहुत से ह्यूमन स्केलेटन और ब्लड नजर आता है। इन सभी चीजों को देखकर जीलिंग परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि यहाँ पर ऐसा कौन सा खतरा है जिसने इतने ह्यूमंस को खत्म कर दिया। जीलिंग आगे बढ़ने लगता है और हम देखते हैं कि उस फैसिलिटी के अंदर एक कैमरा है जो जीलिंग पर नजर रख रहा है। जीलिंग डरते हुए आगे बढ़ रहा था, पर तभी उसे सामने से किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। जीलिंग फौरन ही छुप जाता है और देखने लगता है। उस रास्ते से एक आदमी बाहर निकलता है जिसके हाथ में एक मेटल बैट है और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। एक इंसान को देखते हुए जीलिंग बाहर आता है। वो उससे बात करने ही वाला था कि तभी जीलिंग के सामने ही एक क्रिएचर उस बंदे को अपने साथ ले जाता है और उस बंदे की चीखने की आवाजों से जीलिंग को साफ पता चल चुका था कि ये क्रिएचर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जीलिंग उस बंदे को देखने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी जीलिंग के कंधे पर कोई हाथ रखता है। इससे जीलिंग बुरी तरह घबरा जाता है और वो उस बंदे पर अपना वेपन रख देता है। साथ ही वो उसे पकड़ लेता है और उससे पूछने लगता है कि तुम हो कौन। ये बंदा अपना नाम चा टाजी बताता है, जिसके बाद जीलिंग इससे पूछता है कि ये कौन सी जगह है, लेकिन टाजी को भी पता नहीं होता कि वो यहाँ पर कैसे पहुँचा। आखिरी बात जो टाजी को याद थी कि किसी ने इसे लूटने की कोशिश की और इसे चाकू मार दिया था, जिसके बाद उसने आंखें खोली तो वो इस जगह पर पहुँच गया। पर जीलिंग को इसकी बातों पर यकीन नहीं आता। अब जीलिंग इसे छोड़ देता है और आगे बढ़ने लगता है। टाजी बहुत ज्यादा डर चुका था, इसीलिए वो जीलिंग के पीछे पीछे चलने लगता है। अचानक जीलिंग अपनी जगह पर रुक जाता है और वो बहुत ही ज्यादा घबरा चुका था क्योंकि उसके सामने ह्यूमन डेड बॉडीज का एक बहुत बड़ा टीला था। इतनी ज्यादा ह्यूमन डेड बॉडीज को देखकर ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। तभी इन दोनों को उन डेड बॉडीज के ऊपर एक मॉन्स्टर नजर आता है जो आधा मेटल से बना हुआ है। ये मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगता है और इसीलिए जीलिंग और टाजी दोनों ही वहाँ से भागने लगते हैं। पर टाजी अपने बॉक्स को लेने दोबारा वापस जाता है और वो मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन जीलिंग
जीलिंग उसे बचाकर वहाँ से भागने लगता है। वो मॉन्स्टर इन दोनों के पीछे पड़ जाता है और इसकी स्पीड और स्ट्रेंथ इन दोनों से कहीं ज्यादा थी। ये दोनों इस अंडरग्राउंड फैसिलिटी में मौजूद कुछ पाइप्स के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं, पर मॉन्स्टर बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। वो उन सभी पाइप्स को तोड़ता हुआ इनके पीछे पड़ जाता है। भागते हुए जीलिंग और ताजी एक गेट के पास पहुंचते हैं, जिस गेट के अंदर हम एक और ह्यूमन को देखते हैं। पर इससे पहले कि ये दोनों उस गेट के पास पहुंच पाते, ये मॉन्स्टर जंप करता हुआ इन दोनों के सामने पहुंच जाता है। मॉन्स्टर इन पर अटैक करता है, पर ये दोनों ही उस अटैक से बच जाते हैं और अब ये अंदर मौजूद इंसान से गेट को ओपन करने की रिक्वेस्ट करते हैं। यहाँ पर ताजी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, वो रोने लगता है। तभी हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं, जिसे देखकर जीलिंग को डर नहीं लगता। वो बस कहता है कि ये मॉन्स्टर कितना गंदा दिखता है। ऐसा लगता है जैसे मॉन्स्टर को इनकी बात समझ में आ गई हो और वो इन पर अटैक करने ही वाला था कि इतने में अंदर मौजूद इंसान गेट ओपन करता है और इन दोनों को ही उस रूम के अंदर ले लेता है। मॉन्स्टर अंदर नहीं आ पाता और वो वहाँ से भाग जाता है। जीलिंग उस बंदे को थैंक्स बोलता है जिसने उसे रूम के अंदर आने दिया। तभी जीलिंग देखता है कि इस रूम में बहुत से लोग मौजूद हैं और जीलिंग इन सभी से कहता है कि जब हम इतने ज्यादा हैं तो क्यों ना हम सब मिलकर उस मॉन्स्टर को खत्म कर दें। जिस बंदे ने जीलिंग और ताजी की जान बचाई थी उसका नाम चाव है। चाव से एक दूसरा बंदा कहता है कि तुमने बेकार ही इन दोनों की जान बचाई, ये दोनों पागल हो चुके हैं जो उस मॉन्स्टर को मारना चाहते हैं। लगता है इन्हें उस मॉन्स्टर की पावर के बारे में नहीं पता। ये सुनकर जीलिंग इस बंदे से कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा बोलते हो और इस मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए मैं बेट की तरह तुम्हारा ही इस्तेमाल करूंगा। चाव जीलिंग से कहता है कि यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं वो सभी उस मॉन्स्टर से डरते हैं और जब तक तुम फुल कॉन्फिडेंट नहीं हो कि तुम उस मॉन्स्टर को हरा दोगे तब तक तुम्हारे साथ कोई भी बाहर नहीं जाने वाला। इस पर जीलिंग कहता है कि मेरे अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, पर फिर भी मुझे लगा कि मैं उस मॉन्स्टर को हरा सकता हूँ और अगर तुम में से कोई भी मेरे साथ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं अकेला ही बाहर जाकर उस मॉन्स्टर को हराऊंगा। अब सभी लोग जीलिंग को रोकने की कोशिश करते हैं, पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ का एक बंदा बेहोश हो जाता है। अब हमें पता चलता है कि ये बंदा भूख के कारण बेहोश हो चुका है, जो देखकर जीलिंग इन सभी से कहता है कि बिना किसी सप्लाईज के तुम यहाँ पर सिर्फ 2 दिन तक ही जिंदा रह सकते हो और अगर मॉन्स्टर यहाँ पर ना भी आए फिर भी तुम सब मारे जाओगे। तभी वहाँ मौजूद एक बंदा कहता है कि मुझे नहीं जाना मॉन्स्टर से फाइट करने, मैं यहाँ पर भूखा मर जाऊंगा, लेकिन मैं उस मॉन्स्टर से दर्दनाक मौत नहीं मरना चाहता। और फिर ये सभी लोग उस बंदे को देख ही रहे थे कि तभी उस रूम के अंदर एक तेज ब्लास्ट होता है। हम देखते हैं कि इस ब्लास्ट में कुछ लोग मारे जाते हैं। जीलिंग भी अपने आप को जैसे तैसे संभालता है, पर तभी हम वहां मौजूद लोगों को देखते हैं जो जीलिंग को ही ब्लेम करने लगते हैं। वो उससे कहते हैं कि तुम जब से यहाँ पर आए हो यहाँ गड़बड़ी शुरू हो गई। साथ ही उनमें से एक बंदा जीलिंग की कॉलर पकड़ लेता है, तो जीलिंग उस बंदे को पीटने ही वाला था कि तभी चाव उसे रोक देता है। चाव जीलिंग से कहता है कि तुम्हें मॉन्स्टर को मारना चाहिए ना कि इन लोगों को। साथ ही चाव बताता है कि हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। इस पर किसी को भी यकीन नहीं आता क्योंकि यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। इस पर चाव सभी को बताता है कि मैंने एग्जिट देखा है और हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। साथ ही वो जीलिंग से पूछता है कि तुम कितने % कॉन्फिडेंट हो कि तुम उस मॉन्स्टर को हरा सकते हो। इस पर जीलिंग कहता है कि मैं 30% श्योर हूँ कि मैं उस मॉन्स्टर को हरा दूंगा। ये सुनकर सभी निराश हो जाते हैं, पर चाव उन्हें समझाता है कि यहाँ भूख से मरने से बेहतर है हम उस मॉन्स्टर से फाइट करें और इस जगह से बाहर निकलें। ये सभी लोग रूम से बाहर निकल जाते हैं और एग्जिट डोर की तरफ बढ़ने लगते हैं। सबसे आगे चाव होता है और उसके पीछे हमें जीलिंग नजर आता है। बचते हुए ये सभी लोग एग्जिट डोर के पास पहुंचते हैं, जहां पर 2 लोग उस एग्जिट डोर को ओपन करने की कोशिश करते हैं, पर वो एग्जिट डोर उनसे ओपन नहीं होता। चाव फौरन ही उस गेट के पास मौजूद एक मशीन के पास जाता है, जिसमें कोड या पासवर्ड डालने के बाद ही ये एग्जिट गेट ओपन होगा। चाव वहां पर मल्टीपल कोड्स को ट्राई करता है, पर वो गेट ओपन नहीं होता। तभी जीलिंग और बाकी सभी लोगों को अपने पीछे मॉन्स्टर होने का एहसास होता है। जीलिंग इन सभी लोगों से कहता है कि हमें इस मॉन्स्टर को तब तक रोकना होगा जब तक चाव इस एग्जिट गेट को ओपन नहीं कर देता, पर यहाँ पर जीलिंग के अलावा बाकी किसी के भी अंदर हिम्मत नजर नहीं आती। तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो ऊपर की तरफ देखता है, जहाँ पर उसे एक होल नजर आता है। तभी इस होल में से अचानक वो मॉन्स्टर बाहर निकलता है, जो इस बंदे के साथ साथ वहाँ मौजूद कुछ और लोगों को एक बार में ही खत्म कर देता
देता है। मॉन्स्टर को आता देख सभी घबरा जाते हैं और उससे लड़ने की बजाय वो सभी इधर उधर भागने लगते हैं। बस ज़ीलिंग ही उस मॉन्स्टर पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने वेपन से सिर्फ उस मॉन्स्टर के अटैक से बच रहा था, बाकी वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। पर मॉन्स्टर के एक अटैक से ज़ीलिंग भी घायल हो जाता है। अब हम ताजी को देखते हैं जो बहुत ज्यादा डर चुका है और वो वहाँ से भागने लगता है। हम देखते हैं कि ताजी के पीछे मौजूद लोगों को वो मॉन्स्टर बड़ी ही आसानी से खत्म कर देता है। मॉन्स्टर ताजी को मारने वाला था पर ज़ीलिंग उसे बचा लेता है। फिर मॉन्स्टर ज़ीलिंग के ऊपर अटैक करता है तो ज़ीलिंग जैसे तैसे पिलर्स पर चढ़ता हुआ उस मॉन्स्टर के अटैक से बच जाता है। पर इस अटैक में वो पिलर टूट जाता है जिसे वायर्स ने रोक रखा था। अब वो मॉन्स्टर ज़ीलिंग के पीछे भागने लगता है। तभी ज़ीलिंग के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो ताजी से इन केबल्स को काटने के लिए कहता है। ताजी फौरन ही ज़ीलिंग का वेपन उठा लेता है और वो उन केबल्स को काटने की कोशिश करता है, पर उससे वो केबल्स इतनी आसानी से नहीं कटती। जैसे तैसे ताजी उन केबल्स को काट देता है और वो पिलर नीचे गिरने लगता है, पर फौरन ही ज़ीलिंग उन पिलर्स के नीचे से बाहर आ जाता है। पर वो मॉन्स्टर नीचे ही फंस चुका है और उसके ऊपर एक और पिलर गिर जाता है। इन दोनों को लगता है कि शायद ये मॉन्स्टर खत्म हो चुका है। तभी हम चाओ को देखते हैं जिसने गेट को ओपन कर लिया है, पर वो गेट बहुत ही कम समय के लिए ओपन था। वहाँ से चाओ तो बाहर निकल जाता है, पर इतनी कम जगह बाकी थी कि लोगों को उस गेट को होल्ड करने की जरूरत पड़ रही थी। तभी वहाँ पर मॉन्स्टर्स की आवाज आने लगती है और जैसे ही ये लोग पीछे मुड़ के देखते हैं इनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक नहीं बहुत ज्यादा मॉन्स्टर्स पहुँच चुके हैं जो इन पर अटैक कर देते हैं। हमें दिखाया जाता है कि पलक झपकते ही इन मॉन्स्टर्स ने वहाँ पर मौजूद आधे से ज्यादा लोगों को खत्म कर दिया है। वहाँ पर हम एक कपल को भी देखते हैं जहाँ लड़की मेटल फैंस के बीच में फंस चुकी थी और लड़का उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। वहीं गेट पर मौजूद एक लड़का गेट को ओपन करने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ हम ज़ीलिंग को देखते हैं जिसके ऊपर दोबारा मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया है। वो बचते बचाते जैसे तैसे ताजी के साथ आगे बढ़ने लगता है। रुको रुको, एनिमे तो हम वैसे भी देखते हैं, पर आज मैं आपको एनिमे टी शर्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ जिनका प्राइस काफी कम है, पर गर्मियों में इनका प्राइस बढ़ जाएगा। और अभी आपके पास मौका है, आप इन टी शर्ट्स को खरीद सकते हैं। आपको 2 टी शर्ट्स देखने को मिलेंगी और दोनों की ही डिजाइन बिल्कुल मस्त है। अगर आप मेरे कूपन कोड GOZO100 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 100 का डिस्काउंट मिलेगा। कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है एंड समर में इसका प्राइस बढ़ जाएगा, तो समर के लिए अभी इन टी शर्ट्स को खरीद लें। बाय करने के लिए गूगल पर सर्च करें cinica.com, वहां पर जाकर आप इन टी शर्ट्स को बाय कर सकते हैं। एक बार इस वेबसाइट को जरूर विजिट करें। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब गेट पर मौजूद बंदे ने उस गेट को ओपन कर दिया था जिससे कुछ लोग गेट से बाहर भाग जाते हैं। यहाँ पर हम उस कपल को देखते हैं जिसमें जो लड़का होता है वो इन मॉन्स्टर्स को, इन सभी लोगों को मारता देख बहुत ज्यादा डर जाता है और वो खुद भी उस गेट से बाहर जाना चाहता था। वो वहाँ से भागने लगता है और उसकी जीएफ उसका पैर पकड़ती है और उससे मदद मांगती है, पर लड़का उसकी नहीं सुनता और वो गेट से बाहर निकल जाता है। अब हम ज़ीलिंग को देखते हैं जो उन मॉन्स्टर से बचकर भाग रहा था, पर तभी वो ताजी को देखता है जो डर कर एक जगह पर बैठा हुआ था। ज़ीलिंग उसे पकड़ता है और अब ये दोनों ही एग्जिट डोर की तरफ भागने लगते हैं। तभी ताजी के ऊपर एक मॉन्स्टर अटैक करता है और उसे बचाने के लिए ज़ीलिंग उसे गेट के उस पार धक्का दे देता है। अब हम देखते हैं कि 2 मॉन्स्टर्स मिलकर ज़ीलिंग के ऊपर अटैक करते हैं जिससे ज़ीलिंग घायल हो जाता है। इससे पहले वो खुद को संभालता है, एक तीसरा मॉन्स्टर उस पर अटैक करने वाला था कि इतने में ही ताजी उसे गेट के अंदर ले लेता है। अब वो मॉन्स्टर भी उस गेट के अंदर आता है, पर वो बहुत ज्यादा डरने लगता है और वो वापस उस फैसिलिटी में चला जाता है। अब ज़ीलिंग जैसे ही उस जगह से बाहर आता है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये एक एरिना के अंदर मौजूद हैं और इन सभी को बहुत से लोग देख रहे हैं। उसे समझ नहीं आता कि इन लोगों ने आखिर हमारी मदद क्यों नहीं की। उल्टा एरिना में मौजूद लोग ज़ीलिंग और बाकी सभी की हालत देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। साथ ही हम इस भीड़ के बीच में एक लड़की को देखते हैं जिसने मास्क लगाया हुआ था, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। अब ज़ीलिंग वहाँ पर एक बहुत बड़ी स्क्रीन देखता है जिसमें इन सभी को दिखाया जाता है। अचानक वहां पर एक और गेट ओपन होता है और इन सभी को कुछ गनमैन चारों तरफ से घेर लेते हैं। ज़ीलिंग और उसके साथ मौजूद लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता, पर तभी ये लोग देखते हैं कि जिस गेट में से ये गनमैन बाहर आए थे वहां से एक मोटा आदमी बाहर आता है। हमें इस मोटे का नाम ज़ेंग वेई बताया जाता है, जो इन सभी को एक डेडली स्माइल देता है और इनसे कहता है कि तुम 8 लोग बचे हो, आज तो मजा आ जाएगा। तभी उस अरीना के ऊपर हम एक लड़की
को देखते हैं जिसके साथ में उसका बॉस बैठा है। वो लड़की ज़ेंग वेई से कहती है कि हमें आज सिर्फ 6 लोगों की जरूरत है और ये सुनकर ज़ेंग वेई बहुत खुश होता है। वो एक लीवर को प्रेस करता है और अचानक एक एरो बाहर निकलता है और वो एरो उस बंदे को लगता है जिससे वो बंदा मर जाता है। साथ ही वो एरो उसे अपने साथ ले जाता है, जो देखकर इन सभी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। ज़ेंग वेई उनसे कहता है कि अभी तो तुम में से किसी एक को और मरना है। ये सब सुनकर ज़ीलिंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। ज़ेंग वेई उनमें से सबसे कमजोर जो कि टाजी था उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी सामने ज़ीलिंग आ जाता है। ज़ेंग वेई ज़ीलिंग को रास्ते से हटने के लिए कहता है, पर ज़ीलिंग उसके ऊपर अपना वेपन रख देता है और वो आसपास मौजूद गनमैन को डराने लगता है। वो कहता है कि अगर तुम अपने बॉस की जान नहीं गंवाना चाहते तो इन गन्स को फेंक दो, पर ये सुनकर वो सभी लोग हंसने लगते हैं। फौरन ही ज़ेंग वेई ज़ीलिंग को एक जोरदार पंच मारता है, पर इससे पहले ज़ीलिंग नीचे गिरता ज़ेंग वेई हवा में उड़ता हुआ उसे एक जोरदार किक मारता है, जिससे ज़ीलिंग की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अब ज़ेंग वेई ज़ीलिंग का गला पकड़ लेता है और उससे कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की। तभी ज़ीलिंग ज़ेंग वेई के मुंह पर थूक देता है और ये देखकर ज़ेंग वेई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो चाहता था कि वो ज़ीलिंग को खत्म कर दे, पर तभी वो अपनी बॉस की तरफ देखता है जिसका इशारा उसे साफ समझ आ जाता है। वो ज़ीलिंग को छोड़ देता है पर उसे बुरी तरह पीटने लगता है और ज़ेंग वेई जैसे इंसान के इतने लात घूंसे खाने के बाद ज़ीलिंग के अंदर उठने की भी हिम्मत नहीं होती। ज़ेंग वेई फौरन ही टाजी को अपने पास बुलाता है क्योंकि उसी को बचाने की ज़ीलिंग कोशिश कर रहा था। ज़ेंग वेई टाजी को पकड़कर नीचे पटक देता है और वो टाजी को डैगर देते हुए कहता है कि तुम्हें इस लड़के को खत्म करना होगा। यानी टाजी को अब ज़ीलिंग को मारने का टास्क मिला है। टाजी बहुत ही डरपोक इंसान है और वो किसी का भी मर्डर नहीं कर सकता। वो बहुत ही ज्यादा डर चुका है। तभी हम ज़ीलिंग को देखते हैं जो जैसे तैसे उठने की कोशिश कर रहा था। टाजी डैगर लेकर अब ज़ीलिंग की तरफ बढ़ने लगता है, पर उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो किसी को भी मार सके। तभी ज़ेंग वेई टाजी को एक जोरदार किक मारता है, जिससे टाजी तेजी से ज़ीलिंग की तरफ बढ़ने लगता है और उसका डैगर ज़ीलिंग को लग जाता है। इस डैगर के अटैक से ज़ीलिंग बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका था और अब उसे खुद भी नहीं लगता कि वो इस बार बच पाएगा। पर अपनी आंखें बंद करने से पहले ज़ीलिंग को अपने सामने एक मास्क वाली लड़की नजर आती है। सीन शिफ्ट होकर मास्क वाली लड़की पर आता है जो उस जगह पर पहुंच चुकी थी जहां पर डेड बॉडीज को फेंका जाता है। वो उन सभी डेड बॉडीज को चेक करने लगती है। वो वहां से जाने ही वाली थी कि तभी अचानक वो देखती है कि उनमें से एक इंसान अभी भी जिंदा है। असल में ये बंदा कोई और नहीं ज़ीलिंग है, जिसका मेटल बैंड अचानक चमकने लगता है और ये लड़की ज़ीलिंग के पास पहुंच जाती है। वो लड़की ज़ीलिंग को चेक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, पर तभी ज़ीलिंग अचानक उसका हाथ पकड़ लेता है। यहाँ से एपिसोड 2 की स्टार्टिंग होती है, जहाँ पर हमें एक साइंस लैब दिखाई जाती है जहाँ एक साइबॉर्ग एक इंसान के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। इसके साथ ही लैब के अंदर इस जगह के बॉस का होलोग्राम भी होता है जो इस एक्सपेरिमेंट को देख रहा था। जिस बंदे के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था उसके अंदर बहुत से केमिकल्स को इंजेक्ट किया जाता है। हम वहाँ की कुछ मशीन्स को देखते हैं जो कि इस बंदे के अंदर किसी और का बोन मैरो इंजेक्ट करने की कोशिश करती हैं, जिसके बाद उस बंदे के ऊपर ह्यूमन स्केलेटन जैसी एक चीज बनने लगती है और वो इस बंदे से अटैच हो जाती है। शुरुआत में तो लगता है कि एक्सपेरिमेंट सही चल रहा है, पर तभी अचानक उस बंदे की हालत बिगड़ने लगती है। इस एक्सपेरिमेंट से उस बंदे को बहुत ही ज्यादा पेन होता है। साथ ही हम देखते हैं कि उसकी बॉडी में बहुत से चेंजेस होने लगे हैं। बंदे की बिगड़ती हुई हालत को देखते हुए वो साइबॉर्ग इसके चारों तरफ एक चैम्बर क्रिएट कर देता है और फिर इसे एक लिक्विड के अंदर रखता है। इस लिक्विड के कारण ये इंसान कुछ देर के लिए शांत हो जाता है और अब हम उस बॉस के होलोग्राम को देखते हैं जो ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। पर तभी हम देखते हैं कि उस बंदे की हालत और ज्यादा बिगड़ने लगती है और अब वो कंट्रोल में नहीं आता। उस बंदे का बॉडी स्ट्रक्चर पूरी तरह बदल जाता है और वो पता नहीं किसी और ही चीज में इवॉल्व होने लगता है, लेकिन वो इस एक्सपेरिमेंट को सह नहीं पाता और वहीं पर अपना दम तोड़ देता है और इसी के साथ एक्सपेरिमेंट नंबर 1895 फेल हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम ज़ीलिंग को देखते हैं जो अभी तक जिंदा था। वो अपनी आंखें खोलता है और हैरान रह जाता है। वो कहता है कि ये दूसरी बार है जब मैं मरने से बच गया। अब वो उस जगह पर घूमने लगता है और उसे समझ नहीं आता कि यहाँ पर कोई वेपन क्यों नहीं है, क्योंकि पिछली बार तो मुझे एक वेपन मिला था। सीन शिफ्ट होकर ज़ेंग वेई के जूनियर पर आता है जो उन सभी लोगों के पास खड़ा हुआ था जो फैसिलिटी से बचकर बाहर आए थे और जिन्हें बॉस ने जिंदा छोड़ दिया। साथ ही हम देखते हैं कि उस जूनियर ने एक लड़के को बांध कर रखा था। अब वो इन सभी से कहता है कि तुम लोग यहाँ पर सिर्फ तब तक सेफ हो जब तक तुम लोग टास्क को पूरा करके अपने पॉइंट्स को हमें नहीं दे देते, और अगर तुम लोगों ने
ऐसा नहीं किया तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम सभी को एक और बात का ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर जो भी है वो सब कुछ बॉस का है, तो अपने लिए अगर तुमने कुछ भी बचा कर रखा तो तुम्हारी भी हालत इसी लड़के की तरह होगी। अब ये जूनियर उन सभी बंदों को कुछ वेपन्स देता है और उनसे कहता है कि आज तुम्हें किसी भी हालत में पॉइंट्स को कलेक्ट करना होगा और उन पॉइंट्स को डिडक्ट कर लिया जाएगा। ना चाहते हुए भी इन सभी को उन वेपन्स को उठाना पड़ता है और अब ये जूनियर इन सभी लोगों को टीम्स में डिवाइड कर देता है। हर एक टीम में 3 मेंबर्स होंगे और पॉइंट्स कमाने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं, या तो तुम्हें दूसरे इंसान को खत्म करना होगा या फिर तुम्हें मॉन्स्टर्स का शिकार करना है। अब वो जूनियर टाजी को देखकर कहता है कि तुम सभी के साथ में एक लेवल 3 का बंदा है तो बाकी टीम्स कमजोर हो जाएंगी। अब टाजी लेवल 3 पर कैसे पहुंचा, तो हुआ ये था कि टाजी ने जीलिंग पर अटैक कर दिया था और सभी को लगता है कि जीलिंग मर चुका है। अब ये जूनियर उन सभी को मिशन पर भेज देता है और इस लड़के की तरफ एक इंजेक्शन लेकर बढ़ने लगता है। वहां से जाते हुए सभी नए लोगों को इतना एहसास हो जाता है कि इन रूल्स को अगर तोड़ा तो उनकी जान भी इसी तरह जाएगी। अब मिशन पर जा रहे नए लोगों में से एक बंदा चाओ के साथ में टीम एक्सचेंज करने की बात करता है और चाओ भी उसकी बात मान लेता है। अब ये बंदा उस टीम में आ चुका था जिसमें टाजी होता है और टाजी के साथ में एक और बंदा था। ये तीनों ही आगे बढ़ने लगते हैं जहाँ पर एक बंदा टाजी को बहुत उल्टा सीधा सुना रहा था, क्योंकि टाजी अभी लेवल 3 पर है और इसीलिए इन सभी को ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स कलेक्ट करने होंगे। तभी वो दूसरा बंदा जो टीम चेंज करके आया था वो इस बंदे को समझाता है कि तुम चिंता मत करो, हम पहले से बेहतर हो चुके हैं, इसके साथ ही हमारे पास एक लेवल 3 का प्लेयर है। तभी टाजी कहता है कि मैं किसी को भी मारना नहीं चाहता। इस पर वो बंदा टाजी को बताता है कि ये तो रूल है कि तुम्हें अपने सेम लेवल के बंदे को मारना होगा। टाजी यहाँ पर लेवल 3 पर है और ये दोनों ही बंदे लेवल 2 पर होते हैं। अब ये तीनों ही आगे बढ़ने लगते हैं। टाजी को छोड़कर ये दोनों ही बंदे आगे बढ़ते हैं जहाँ पर टीम चेंज करने वाला बंदा इस दूसरे बंदे के ऊपर अपने डैगर से अटैक कर देता है। अब ये दूसरा बंदा इस टीम चेंज करने वाले बंदे से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। ये बंदा बताता है कि तुम्हें मारने के बाद मैं भी एक लेवल 3 का प्लेयर बन जाऊंगा और तुम्हें मारने के बाद मैं उस टाजी के पास जाऊंगा और उसे मारकर लेवल 4 का प्लेयर बन जाऊंगा। दूसरा बंदा समझ जाता है कि इस आदमी ने शुरू से ये सब प्लान किया हुआ था और फिर वो टीम चेंज करने वाला बंदा कहता है कि ये दुनिया ऐसी ही है, यहाँ पर तुम्हें अपनों को ही मार कर आगे बढ़ना होगा वरना तुम यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाओगे। पर इससे पहले ये बंदा अपने सामने मौजूद उस आदमी को मारता तभी वहाँ पर वो मॉन्स्टर आ जाता है। मॉन्स्टर को देखकर ये बंदा वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर मॉन्स्टर उसे पकड़कर टाजी के ऊपर फेंक देता है। तभी टाजी देखता है कि उसने हाथ में जो डैगर पकड़ा हुआ था वो गलती से इस बंदे के सीने के आर पार हो गया है, जिससे ये बंदा स्पॉट पर ही मारा जाता है। टाजी इस बंदे को नहीं मारना चाहता था, साथ ही वो इसे सॉरी भी बोलता है, पर अब सॉरी का क्या फायदा। तभी टाजी अपने हाथ में उस मेटल बैंड को देखता है जो टाजी को बताता है कि उसका लेवल 2 से 3 हो गया है, यानी कि अभी तक टाजी लेवल 2 पर ही था और सभी को लग रहा था कि वो लेवल 3 पर है। अब अचानक वो मॉन्स्टर टाजी के ऊपर अटैक कर देता है, पर तभी वहां पर वही मास्क वाली लड़की पहुंच जाती है जो सिर्फ एक अटैक से उस मॉन्स्टर को मार गिराती है। ये मास्क वाली लड़की टाजी को एक जोरदार किक मारती है और उससे कहती है कि कल तुम्हारा लेवल अपग्रेड नहीं हुआ था और इस बारे में किस किस को पता है। इस पर टाजी कहता है कि इस बारे में किसी को भी नहीं पता, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारना। लड़की टाजी को बताती है कि तुमने अपना टास्क फेल कर दिया क्योंकि कल तुमने जिस आदमी को मारने की कोशिश की थी वो अभी तक जिंदा है। जीलिंग जिंदा है ये सुनकर टाजी खुश होता है, पर तभी वो लड़की उससे कहती है कि तुमने अपना टास्क पूरा नहीं किया इसीलिए तुम्हें मरना होगा। और ये सुनकर टाजी डर के मारे बेहोश हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और अब हम जीलिंग को देखते हैं। वो उस रूम से बाहर निकलता है और आगे बढ़ने लगता है, पर तभी वहाँ पर वो लड़की आ जाती है जो उसके ऊपर स्वॉर्ड रख देती है। हमें इस लड़की का नाम सू आई बताया जाता है। सू आई जीलिंग को बताती है कि तुम पहले ऐसे इंसान हो जो फेटल रूल गेम के अंदर मरकर दोबारा जिंदा हुए। तभी जीलिंग सू आई के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर सू आई उससे कहीं ज्यादा पावरफुल होती है। वो उसे धकेलते हुए एकदम एज पर ले आती है। सू आई जीलिंग से कहती है कि तुमने मुझ पर अटैक करने की हिम्मत कैसे की। जीलिंग बोलता है कि तुम जो भी जानने की कोशिश कर रही हो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, भले ही तुम मेरी जान क्यों ना ले लो। तभी सू आई अचानक से जीलिंग को एक जोरदार किक मारती है जिससे जीलिंग गहरी खाई में गिरने लगता है, पर इससे पहले वो नीचे टकराता सू आई उसे पकड़कर दोबारा ऊपर ले आती है।
तभी जीलिंग अपने सामने एक बहुत बड़ी ट्री को देखता है जो काफी ज्यादा डैमेज हो चुका था और उसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा था। अब सुआई इस जगह की सच्चाई जीलिंग को बताने वाली है और मुझे पता है आप सभी लोग इसका इंतजार कर रहे थे। सुआई बताती है कि इस विलेज का नाम मून फॉक्स है और अरीना जो विलेज के सेंटर में मौजूद है असल में वो ट्री ऑफ लाइफ है और इसी ट्री की मदद से इस दुनिया में एंटर किया जा सकता है। और जब से तुम इस दुनिया में आए हो तुम्हारी जिंदगी और मौत का फैसला करने वाला हान बिन है जो हमारे मून फॉक्स विलेज का मास्टर है। इस जगह पर सिर्फ हान बिन की चलती है और उसके कहे गए शब्द यहाँ के रूल्स बन जाते हैं। ये दुनिया एक गेम की तरह है जहाँ पर तुम्हें बहुत से मिशन मिलेंगे पर दोबारा जिंदा होने के लिए या अपनी प्रीवियस ईयर लाइफ में डेथ से बचने के लिए तुम्हें बहुत कुछ करना होगा और ये एक डरावने सपने की शुरुआत है। इसके साथ ही वो जीलिंग और टाई दोनों को ही लूजर बनकर रहने के लिए कहती है ताकि वो लोग बॉस की नजरों से बच सकें। अब जीलिंग लूजर बनकर तो नहीं रह सकता इसीलिए वो उस लड़की से कहता है कि हम लूजर बन जाएं और तुम इतनी बहादुर बनकर जो यहाँ घूम रही हो उसका क्या। इतना सुनते ही सुआई जीलिंग को एक जोरदार पंच मारती है और वो उससे कहती है कि हमारे बॉस के सामने झुक जाओ और हमारे विलेज को ज्वाइन कर लो वरना मैं तुम्हें हेल में भेज दूंगी और तुम्हें इस दुनिया में भी मरना होगा। पर जीलिंग उसकी बात नहीं सुनता। वो कहता है कि मैं ऐसे विलेज को ज्वाइन नहीं करूंगा जो दूसरों को परेशान करते हो। फिर जीलिंग सुआई पर अटैक करने की कोशिश करता है पर वो बुरी तरह पिट जाता है। अब सुआई मेटल ब्रेसलेट की मदद से हीलिंग्स को बाहर निकालती है और उसे जीलिंग की तरफ फेंकती है जिसकी मदद से जीलिंग की सभी इंजरीज ठीक होने लगती है। कुछ देर में ही जीलिंग ठीक हो जाता है और सुआई उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है। वो जीलिंग से कहती है कि मैं अभी तक तुम्हारा टेस्ट ले रही थी पर जीलिंग को समझ नहीं आता ये कैसा टेस्ट था। इस पर सुआई उसे बताती है कि मैं हान बिन को खत्म करना चाहती हूँ और आज से तुम मेरी बात मानोगे पर इससे पहले तुम्हें इस जगह के बारे में और बहुत कुछ जानना होगा। जिसके बाद वो जीलिंग के ब्रेसलेट को टच करती है और जीलिंग एक अलग ही स्पेस में पहुंच जाता है। जीलिंग को उस जगह पर दो लड़कियां नजर आती हैं जो जीलिंग का फेटल रूल गेम में वेलकम करती हैं। इनमें से एक लड़की का नाम युआन होता है जो जीलिंग को बताती है कि ये एक सिस्टम स्पेस है, हम दोनों भी इसी सिस्टम के पार्ट हैं और हमारी ड्यूटी ये है कि हम न्यू प्लेयर्स को यहाँ के रूल्स समझाते हैं ताकि वो लोग इस गेम को अच्छे से खेल सकें। यहाँ पर जो दूसरी लड़की मौजूद होती है उसका नाम शैन है और वो ज्यादा बात करना पसंद नहीं करती। इन दोनों को ही हम सिस्टम एल्व्स कहेंगे पर हम जीलिंग को देखते हैं जो कहता है कि तुम लोग सिस्टम एल्व्स हो, इसका मतलब तुम इस बेकार प्लेस में ही हमेशा रहते हो और इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है। जब भी तुम लोग बाहर आते हो तुम अजीब तरीके से बात करते हो। मुझे तो लगता है कि जिसने भी इस गेम को बनाया होगा वो बहुत बड़ा परवर्ट है। जीलिंग की बात सुनकर सिस्टम एल्व्स को भी गुस्सा आ जाता है। ऑब्वियस सी बात है ये भले ही इस सिस्टम के एक पार्ट है लेकिन इनके अंदर अपना भी एक कॉन्शियस है, ये लोग खुद के डिसीजंस ले सकते हैं अनटिल एंड अनलेस वो किसी रूल्स को ना तोड़ते हो। अब युआन जीलिंग से कहती है कि तुम सिर्फ लेवल 2 के प्लेयर हो और तुम हमसे इस तरह बात नहीं कर सकते। जीलिंग इसका जवाब देने ही वाला था पर उसके सामने कुछ चीजें आ जाती हैं जैसे कि उसकी स्ट्रेंथ, उसका लक, वो कितना पावरफुल है वगैरह वगैरह। और जीलिंग इन लोगों को जवाब देने से ज्यादा उन चीजों से खेलने में लग जाता है। ये लड़की जीलिंग से पूछती है तुम्हें हमारी और क्या मदद चाहिए। जीलिंग उन लड़कियों से कहता है कि मुझे इस जगह से बाहर निकलना है। इस पर युआन कहती है कि तुम्हारे हाथ में जो ब्रेसलेट है उसका नाम सिल्वर आइज डिवाइस है और यहाँ से बाहर जाने के लिए तुम्हें बस इस डिवाइस को प्रेस करना होगा। जीलिंग उस डिवाइस को प्रेस करता है और वो इस जगह से बाहर निकल जाता है पर अचानक जीलिंग वापस आता है और वो कहता है मेरा मतलब इस सिस्टम स्पेस से नहीं, मुझे इस गेम से बाहर निकलना था। इस पर सैन जीलिंग से कहती है कि तुम्हारा लेवल इतना ज्यादा नहीं है कि मैं तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन दूं और जो इंसान न्यूबी विलेज से बाहर नहीं जा पाया उसे ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। ये सुनकर जीलिंग भी हैरान रह जाता है। वो सोचने लगता है कि इतना खतरनाक विलेज न्यूबी विलेज कैसे हो सकता है। अब युआन जीलिंग से कहती है कि असल में मून फॉक्स विलेज बहुत ही ज्यादा कमजोर है और ऐसे ही हमारे पूरे गेम में 4 न्यूबी विलेजेस हैं जिनमें से मून फॉक्स एक है और न्यू प्लेयर्स इस विलेज से तभी बाहर निकल सकते हैं जब वो लेवल 6 पर पहुंचेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर आने वाले न्यू प्लेयर्स का इनिशियल लेवल 2 होता है और प्लेयर्स को लेवल अप करने के लिए अपने सेम लेवल के प्लेयर्स को एलिमिनेट करना होगा। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कभी उन प्लेयर्स को एलिमिनेट मत करना जो तुमसे लोअर लेवल पर है।
हैं। अगर पहली बार तुमने ऐसा किया तो तुमने जितने भी पॉइंट्स कमाए होंगे वो सब रीसेट हो जाएंगे, पर अगर तुम दोबारा ऐसा करते हो तो तुम्हें भी एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और अगर तुमने अपने से हायर लेवल के प्लेयर को एलिमिनेट कर दिया तो इससे तुम्हारा लेवल अपग्रेड नहीं होगा, बल्कि इसके बदले तुम्हें बहुत से रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। अब जीलिंग भी सोचने लगता है कि मैं इन पॉइंट्स का क्या करूंगा। सैन जीलिंग को बताती है कि इस गेम में कुछ भी फ्री नहीं है, तुम्हारा खाना पीना यहाँ तक कि तुम्हारी स्ट्रेंथ भी इन्हीं पॉइंट्स पर डिपेंड है। और इन पॉइंट्स को कमाने का एक और तरीका है, प्लेयर्स को मारने के साथ साथ तुम मॉन्स्टर्स को भी मार सकते हो जिसके बदले में तुम्हें पॉइंट्स मिलेंगे। इन दोनों की ये सभी बातें जीलिंग को बकवास की तरह लग रही थी और वो समझ जाता है कि पॉइंट्स का मतलब यहाँ पर मनी होता है, लेकिन प्लेयर्स को एलिमिनेट करने से क्या मतलब है। इस पर सैन उसे कुछ तस्वीरें दिखाती है और उससे कहती है कि तुमने पहले ही 95 लोगों को एलिमिनेट कर दिया है। पर जीलिंग को समझ नहीं आता कि उसने ये कब किया। अब युआन जीलिंग से कहती है कि तुम्हें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम इन सभी लोगों को पीछे छोड़कर आगे आए थे। अब युआन जीलिंग से कहती है कि तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस गेम के अंदर आने से पहले तुम्हारे साथ कुछ हुआ था, वो सब तुम्हें याद होगा। और अगर तुम इस गेम से एलिमिनेट भी हो गए तो जो हुआ था वही सेम रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब जीलिंग उन दोनों से पूछता है कि क्या इसका मतलब ये है कि मैं गेम के अंदर एलिमिनेट हुआ तो मैं अपनी रियल लाइफ में भी मर जाऊंगा। इस पर सैन जवाब देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि तुम पहले ही मर चुके हो। इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है, पर अभी मुझे आपके कुछ डाउट्स को क्लियर करना है। इन सिस्टम एप्स की बातों से हमें ये तो पता चल चुका है कि जितने भी लोग इस गेम के अंदर आते हैं वो सभी लोग मर चुके हैं, पर अभी भी उनके पास जिंदा होने का एक चांस बाकी है। यानी कि वो इंसान जो मरने वाला है या बस मर चुका है, उसके पास एक आखिरी मौका है और उसकी सोल आफ्टर लाइफ में जाने से पहले इस गेम के अंदर एंटर करती है। इस गेम के अपने कुछ रूल्स हैं जिनके हिसाब से इन सभी प्लेयर्स को खेलना होगा, और जैसे ही इनमें से कोई प्लेयर जीतेगा वो अपनी लाइफ को वापस पा सकता है। यानी अगर रियल लाइफ में उसकी डेथ हुई हो तो वो दोबारा जिंदा हो